हेलो गाइस। तो मैं हूं सौरभ कुमार नायक और आप देख रहे हैं यूट्यूब में हमारा चैनल जो है इकोबस कॉमर्स। लास्ट टाइम हमने 20 क्वेश्चन किए हुए थे और आज का थोड़ा सा टफ रहेगा। जो लोग कॉमर्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं उनके लिए देखना बहुत जरूरी होगा कि आप कहां तक कर सकते हैं। देखिए, जो पहला ही क्वेश्चन था वो हमारे लिए कल के लिए जो होमवर्क था। हालांकि मनीष भाई जो जिन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। आपका आंसर सही था। 2,10,000 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं। यदि प्राइम कॉस्ट 1,80,000 है, फैक्ट्री का खर्चा 20,000 रुपए का है और स्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस जो है वो 10,000 का है, तब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? तो भैया तीनों को जोड़ने के बाद जो होगी ना वही आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी, क्योंकि तीनों के तीनों ही आपके प्रोडक्शन के पार्ट है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग वुड यू रिकमेंड फॉर अ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी? कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग आप रिकमेंड करेंगे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में? आप भैया मुझे बताइए, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होती है ये कंपनियां किस तरह का काम करती हैं? तो ये बैच में काम करती है मेरे दोस्त। ये यूनिट में काम नहीं करती, ये बैच में काम करती है। एक बैच होता है इनका जब भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो बैच कॉस्टिंग इज द बेस्ट आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। प्राइम कॉस्ट इंक्लूड करता है मूल लागत, यानी कि जो भी आप प्रत्यक्ष रूप से किसी प्रोडक्ट में डालते हो वो उसकी मूल लागत यानी कि प्राइम कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे तीनों चीजों में आपको डायरेक्ट मटेरियल ले लो, डायरेक्ट लेबर ले लो, डायरेक्ट एक्सपेंस ले लो, आप सारे के सारे डायरेक्ट खर्चे करते हो। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। विक्रय मूल्य प्रति इकाई 9 रुपए। ये क्वेश्चन का आंसर 2,000 रुपए आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपको करना कैसे है? क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं बताता हूं करना क्या है आपको। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 9, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 6, फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है 54,000 रुपए और 1,00,000 रुपए वो लिखा हुआ है सेल्स का। ठीक है, 1,80,000 सेल्स का लिखा हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में आपको बतानी है। कई लोगों ने 18,000 करके आए थे इसमें। 2019 का पेपर है, 2020 में ये पेपर हुआ था, 2019 में निकली थी वैकेंसी। तो ये जो पेपर हुआ था इसमें कई लोगों ने 18,000 करके आए। कारण क्या था वो आप समझना। कारण ये था, जो आपको हम अपने टेलीग्राम के चैनल पे दिखाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये रहा हमारा ग्रुप। ठीक है, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, अब ऊपर में देखेंगे तो मैंने शेयर किया हुआ है, ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये रहा क्वेश्चन आपका। देखिए, हम इस तरह से पढ़ाई करते हैं। बार बार बोलता हूँ कि अगर आप ज्वाइन करेंगे तो फायदा आपको होगा। डेली के क्वेश्चन हम इसमें प्रोवाइड करते हैं। ये क्वेश्चन है जो आप अभी कर रहे हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, मैंने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया है। तो इसका जो आंसर होगा इस तरह से होगा। देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बीपी यूनिट में अगर निकालेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है सर, ये होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 54,000 का हमारा फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड करेंगे 9 रुपीज माइनस 6 रुपीज से तो 3 रुपीज आ जाएगा। तो 54,000 डिवाइड बाई 3 करेंगे 18,000 आ जाएगा। बट इट इज द बीईपी इन यूनिट। तो बीईपी इन रुपीज क्या होगा? तो जो आपका सेल्स प्राइस है 9 रुपए, उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे बीईपी यूनिट में तो आपका 1,64,000 आपका बीईपी इन रुपीज निकल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना आप सेल्स के ऊपर मतलब बीईपी के ऊपर कमाते हो ना, बीईपी मतलब क्या, जहां पे आपको प्रॉफिट नहीं होता, लॉस नहीं होता। तो जहां पे आपको प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है उसके ऊपर आप अगर कमा रहे हो, उस पॉइंट के ऊपर अगर आप कमाते हो तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ये कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1,80,000 माइनस 1,64,000 अगर आप करते हैं, 1,64,000 अगर आप करते हैं, सो द आंसर विल बी 18,000 बट इन रूपी।
पैसे में है ये आंसर। और आपको क्वेश्चन ने पूछा था इन यूनिट, तो आपको करना है सीधा सा 18,000 को डिवाइड कर देना है 9 से, सेल्स पर यूनिट जो आपका है उससे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2000। इसलिए मैंने कहा था इसमें कि ये जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है लोगों के बारे में। ठीक है, कई लोग हो सकता है इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश किए हैं और 18,000 इसका आंसर लिख लिए हैं, तो गलती हो जाती है दोस्त, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्राई करते रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टोटल ऑफ विच ट्रांजेक्शन इज पोस्टेड इन परचेज अकाउंट, कौन से टोटल ट्रांजेक्शन पोस्ट किए जाते हैं परचेस अकाउंट में? भाई परचेस अकाउंट है, परचेस बुक थोड़ी ना है कि केवल क्रेडिट ये करूंगा। तो परचेस अकाउंट में मैं सारे परचेस कैश और क्रेडिट में जितने होते हैं सारे के सारे मैं परचेस अकाउंट में मेंशन करता हूं। परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस ऑफ स्टेशनरी, परचेस ऑफ फर्नीचर। देखिए परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ स्टेशनरी तो आउट हो गए। परचेस रिटर्न इसलिए आउट हो गया बिकॉज देयर इज नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, देयर इज अदर अकाउंट फॉर परचेज रिटर्न। अब ये जो परचेज है टोटल ऑफ विच ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो कैश और क्रेडिट का जो टोटल ट्रांजेक्शन होता है ना उसको आप परचेज अकाउंट में एक साथ कंबाइन आप ये करते हो, टोटल करते हो, लेकिन परचेज रिटर्न का आप टोटल करके उसमें नहीं डालते। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। ये भी आपका ऐसा क्वेश्चन था जिसको हमने कर लिया अपने ग्रुप में। मैंने पहले ग्रुप में सॉल्व किया इसको, उसके बाद आपको मैं शेयर करता हूँ क्वेश्चन। तो इन अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट 1,50,000 का बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट है, सर्टिफाइड वर्क जो आपका है 1,00,000 रुपए का है, और एस्टिमेट प्रॉफिट जो लिखा हुआ है वो 12,000 है 1,00,000 में। ठीक है, टोटल एक 1.5 लाख का काम है, 1,00,000 का काम आपने कर दिया और 1,00,000 के काम में 12,000 का आप प्रॉफिट मानते हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर करोगे अगर कैश रिसीव रेशियो आपका 75% है? तो इसका जो आंसर है अगेन मैं आपको अपने ग्रुप में लेके चलता हूं, और ये जो मेरा ग्रुप है ये है आपका क्वेश्चन, और ये रहा आपका आंसर। छोटू सा आंसर है बट इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है दोस्त। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इक्वल टू नॉमिनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रेशियो। तो कैश रिसीव्ड रेशियो इसी को आप बोल सकते हो। क्वेश्चन जो आपका है उसमें 12,000 नोशनल प्रॉफिट लिखा हुआ है, नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 75% जो आपका कैश रेशियो है, तो ये 6,000 आपका जो है आंसर आ जाएगा, है ना? ये आपका हो गया। अब ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, और ये बोल रहा है द क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स एसेट इज रिकॉर्डेड इन। जो क्रेडिट परचेज होता है फिक्स एसेट का वो रिकॉर्ड होता है, कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ होता है? ये ऑप्शन नंबर सी जनरल प्रॉपर में। देखिए यहाँ पे सारे बुक्स की बात की गई है, बुक्स की बात करते हैं जब फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं वो भी क्रेडिट में। अगर भाई साहब कैश में परचेस करते तो कैश बुक का पार्ट हो जाता, लेकिन क्योंकि क्रेडिट में कर रहे हैं वो भी फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट जो होता है वो ऐसा चीज होता है जो कि एक एसेट है, मतलब फिक्स एसेट है, मशीनरी हो गई, इसको अपन कैश परचेस बुक या सेल्स बुक में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये कैश बुक में भी नहीं आएगा क्योंकि कैश में अपन खरीद नहीं रहे हैं। तो एक ही बचता है जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर में वो सारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ जाते हैं जो कहीं और किसी और सब्सिडरी बुक्स में नहीं आ पाते। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 सेज दैट कि एक नए कारखाना भवन के उद्घाटन पर व्यय की धनराशि है। एक नया कारखाना भवन आपने खोला, है ना, उसके उद्घाटन पर खर्चे किए, तो उसके उद्घाटन पर जो खर्चे हुए वो किस तरह से, मतलब आपने पूजा करवाया होगा, आपने रिबन कटवाए होंगे, तो वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मत सोच लेना कि भैया मैंने रिबन भी काटा तो उसका खर्चा भी मुझे कैपिटल की जो मतलब जो भवन की लागत है उस पर मैं डाल दूंगा। नहीं, भवन की लागत में ये सब फालतू खर्चे नहीं आते। भगवान को आप मानते हो, अकाउंटिंग भगवान को नहीं मानता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोल रहा है कि किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार अंतिम स्कंध को व्यापारिक खाते में क्रेडिट किया जाता है? कौन सा एक अवधारणा है, लेखांकन अवधारणा अकाउंटिंग कंसेप्ट है जिसमें आखिरी में जो आप क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ट्रेडिंग अकाउंट में वो लिखते हो। तो भैया अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखूं,
अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट ना लिखूं तो होगा क्या? होगा ये कि वो मैच नहीं करेगा। मैच नहीं करेगा इन द सेंस किस लिए लिख रहा हूं? तो मैं लिख रहा हूं मैचिंग कॉन्सेप्ट के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन ओइंग टू। ठीक है, संभाव्य दायित्व को दिखाया जाता है, क्योंकि क्यों दिखाते हैं भाई? संभावित दायित्व है, मतलब कोई ऐसी चीज जो हो सकती है। ठीक है, हो सकती, हुई नहीं है, हो सकती है। क्यों दिखाया जाता है? तो ये कई लोग बोलते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा, है ना, कि भैया रूढ़िवादिता है, हम तो अपना अपना समस्या पहले ही बता देते हैं कि भैया हमारी ये समस्या है। नहीं भैया, ये जो फुल डिस्क्लोजर रहते हैं, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, इसके कारण हम लोग दिखाते हैं। कई लोग रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता कहाँ पे आता है? जहां पे आप मतलब कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म जो आपका आता है, वो आपका तब आता है जब आप उसके लिए प्रोविजन बनाते हो, तब कंजर्वेटिज्म आता है। लेकिन अगर आप केवल शो कर रहे हो कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात कर रही है, कंफर्म लायबिलिटी की नहीं, कंटिंजेंट लायबिलिटी जब आप शो करते हो तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट के तहत उसको आप शो करते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा सही है? देखो ये तो बच्चा क्वेश्चन आ गया। बच्चा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। बताना मेरे को 31 का सही आंसर कौन सा है। ठीक है, कमेंट कीजिए इसको, मैं नहीं बताने वाला इसको। जिसको अगर ये नहीं आता होगा आपको तो मत कीजिए कमेंट, आता होगा तो जरूर कमेंट करना। ठीक है, ताकि पता चले यहां तक कौन पहुंचा। पिछले बार तो मनीष भाई पहुंचे थे बस अकेले। वर्ष के प्रारंभ में स्टेशनरी का प्रारंभिक स्कंद 200 रुपए है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 200, purchase during the year is 2000, and the amount of stock in hand at the end of the year is 400, then amount of stationery transfer to profit and loss account will be, कितना रुपया होगा? चलिए इसको भी लेके चलते हैं अपने ग्रुप में। तो अमन भारद्वाज, ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने सॉल्व किया हुआ है और बहुत जल्दी इनका आंसर हुआ था। देखिए मैंने 10-17 को इनको सेंड किया और इन्होंने 10-18 को मुझे आंसर कर, 1 मिनट में मुझे आंसर किया। देखिए 200 प्लस करना है, प्लस 2000 प्लस करना है, माइनस करना है 400 और 1800 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? जुड़िए ग्रुप में बहुत जल्दी। 1800 आपका आंसर आ गया। अगर कोई बंदा यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा, अगर कोई डोनेशन देना चाहता है तो वो 101 रुपए का डोनेशन हमको कर सकता है। और 101 रुपए का डोनेशन जो है वो मेरे लिए नहीं है। एक जो क्विज होती है गवर्नमेंट स्कूल्स में, हम क्विज कराएंगे इस बार, तो उसके लिए हम उनको बैग्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने जो हालत देखी हुई है स्कूल्स की, उसमें कई लोगों के पास बैग्स अच्छी नहीं है। तो ज्यादा नहीं, हम लोग 10 बैग लेने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए हम फंडिंग रेस कर रहे हैं। ज्यादा नहीं, आपको 2500-3000 तक का फंडिंग हमको रेस करना है। 100 रुपीज अगर आपके तरफ से मिलेंगे तो हमको बहुत खुशी होगी, लिटरली खुशी होगी बहुत। मैं बार कोड जो है, क्यूआर कोड जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगा, जिसको भी करना होगा पे वो कर दीजिएगा, नहीं करना होगा तो कोई इशू नहीं है सर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है किसके मदद से? ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपका क्या होता है? बेसिकली समझिए, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? समरी होता है, आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसका समरी होता है। ठीक है, पहली बात समझ गए। और किसकी सहायता से तैयार करते हैं? तो जो आपके लेजर्स होते हैं और कैश बुक होते हैं, उनकी सहायता से तैयार करते हैं। पहली बात, बुक की सहायता से तो नहीं करते हैं। ठीक है, किसी और बुक की सहायता से नहीं करते हैं। बुक सारे के सारे आप कैश बुक यानी कि कैश अकाउंट की बात कर रही है। उसके बाद लेजर्स भी अकाउंट होते हैं। कैश बुक के बाद अपन कैश अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि कैश बुक और कैश अकाउंट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन परचेस बुक के बाद अपन परचेस अकाउंट बनाते हैं, सेल्स बुक के बाद सेल्स अकाउंट बनाते हैं। इसलिए ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें जर्नल लिखा हुआ है, जर्नल के थ्रू अपन नहीं बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, और 34 में आपका लिखा हुआ है ए बी और सी पार्टनर है और इनका प्रोपोर्शन है 5:3:2। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि ये वाला क्लास मैं ले चुका हूँ। ये वाला क्लास मैं ले चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो लोग उन लोग को आता होगा तो कमेंट कीजिए कि मुझे आता है, और ये आंसर बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 5:3:2 एबीसी का है रेशियो। डी आता है 1/5 के लिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। डी आ रहा है 1/5 के लिए और आपको 1/5 का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा? चलिए आगे चलते हैं। ये भी मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये भी हमने क्लास लिया हुआ है।
बाकी इसका आंसर मैं आपको जरूर बता दूंगा ताकि आपको सॉल्यूशन में इजी हो जाए। ठीक है, तो ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं ये 3:2 में। वो एडमिट करते हैं सी को 1/5 शेयर के लिए, और सी जो है 35,000 रुपए गुडविल के लाता है। अगर उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है और ए बी क्रेडिट करते हैं गुडविल को कितने और कितने रुपए से। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 विल बी ऑप्शन सी 17,500 एंड 17,500। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो है ये आपको बताना है आंसर क्या होगा, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। अगेन बोलता हूं मैं, वहां पे कोई पैसा लगने वाला है नहीं, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। कई ऐसे लोग भी हैं जो मेरे से भी ज्यादा काबिल हैं, वैसे लोग का आपका सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट अर्न्ड विल बी शोन इन। वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज जो अर्जित नहीं किया गया है दिखाया जाएगा। वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज जो अर्जित नहीं किया गया मतलब मैंने ले तो लिया है बट मैंने उसको कमाया नहीं है, मतलब मुझे एडवांस मिल गया है। अगर डायरेक्टली अगर बोलूं तो अगर एडवांस मिल गया है तो वो कहाँ शो होगा, तो वो पहली बात तो एसेट साइड में शो हो नहीं सकता, तो वो लाइबिलिटी साइड शो होगा, पहली बात। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा नहीं, ऑप्शन डी भी आपका करेक्ट होगा नहीं, है ना। डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड नहीं नहीं भैया, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आपका जो खर्चा रहता है वो आता है। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। सॉरी मैंने बी की जगह डी बोल दिया था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी तीनों ही आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रहता है जो कि मैंने कमाया नहीं है, अनअर्न्ड इनकम रहती है, अनअर्न्ड इंटरेस्ट रहेगा, वो आपका लाइबिलिटी साइड करंट लाइबिलिटी में आपको शो होगा, जो कि आपके बैलेंस शीट में ही शो होगा। क्वेश्चन नंबर 37, परीक्षण जांच किस जांच से संबंधित है। परीक्षण यानी कि टेस्ट चेकिंग जो होती है वो किस चीज से संबंधित होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। सो ऐसे कुछ मत होते हैं कि आप आपके लेट्स सपोज आपने एग्जांपल सुना होगा कि बहुत सारी चीजें हैं और उसमें से आप हर चीज को नहीं जांच सकते, तो आप टेस्ट करते हो, कुछ कुछ चीजों को टेस्ट करते हो, अगर वो चीजें सही निकलती है तो आप अ, उसको मान लेते हो कि हाँ भाई सही है ये चीजें। तो ऑप्शन नंबर बी, मदों के प्रतिदर्श के प्रतिनिधि से, मतलब जैसे कि मुझे पूरे माचिस की डिब्बी को चेक करना है तो मैं सारे माचिस को जला के तो नहीं देख सकता, तो मैं क्या करूंगा, उन माचिस में से एक तीली निकाल लूंगा और उस तीली को जला के देखूंगा, अगर वो तीली अच्छी निकली तो मैं ये मान लूंगा कि बाकी डब्बे की तीली जो है वो अच्छी है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 है ना, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो एक ऑडिटर है, एक अंकेक्षण कार्य कर सकता है कौन, तो अंकेक्षण कार्य कौन कर सकता है, तो अंकेक्षण कार्य बी जो है अगली वार्षिक सामान्य सभा तक अंकेक्षण कार्य चलता रहता है। ठीक है, क्लियर, 1 साल के लिए चलता है आपका जो ऑडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपका बोल रहा है कि एक कंपनी में 100 रुपए वाले 30 अंशों का हरण किया गया, 80 रुपए प्रति अंश मांगे गए हैं। इन अंशों पर प्रति अंश 20 रुपए आवेदन पर एवं 40 रुपए आवंटन पर चुकाया गया है। अंशहरण की प्रविष्टि करते समय अंशहरण खाते में जमा किया जाएगा, कितना रुपए जमा किया जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का आपका होगा बी 1800। कैसे होगा आप मुझे कैलकुलेशन शो कीजिए, हालांकि मैं इसको ग्रुप में शेयर कर रहा हूं और वहां से मुझे आंसर तो मिल ही जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, मुझे भी पता है ये आंसर, लेकिन मेरे पास सर पेन टेप नहीं है, मैंने बार बार बोला कि मेरे पास पेन टेप नहीं है, तो मैं इतने अच्छे से आपको समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन आप इस चैनल से जुड़ते क्यों हैं, चैनल से जुड़ते इसलिए हैं ताकि हमको रोज नए क्वेश्चन मिले, रोज हम प्रैक्टिस करें, जरूरी थोड़ी ना पेन टैब, जरूरी थोड़ी ना डिजिटल क्लास। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 40 आज का आखिरी क्वेश्चन है। तो प्राथमिक प्रमाणकों यानी कि आपके प्राइमरी वाउचर के एब्सेंस में, है ना, सब्सिडरी वाउचर प्रोड्यूस किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं समपार्श्विक प्रमाणक यानी कोलेटरल वाउचर। क्लियर है, कोलेटरल वाउचर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, ऑडिटिंग हैज बीन ओरिजिनेटेड इन, ऑडिटिंग जो है वो आपका ओरिजिनेट हुआ था कौन से
कंट्री में, अमेरिका में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, चीन में हुआ था या कहीं नहीं हुआ था? तो आप आंसर कीजिए और आंसर करने के बाद कमेंट कीजिए। धन्यवाद, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। मैं हूँ सौरभ कुमार नायक और आप मेरे साथ जुड़े हुए थे अब तक इकोबस कॉमर्स में। ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। थैंक यू।